नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम लगभग आ चुके हैं और जिस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है बंगाल में जबरदस्त जीत बीजेपी की नजर आती है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखिए तो फर्श से अर्श तक बीजेपी पहुंचती दिख रही है। जहां कभी 3 विधायक हुआ करते थे वहां अब 190 प्लस की स्थिति जैसी दिखाई पड़ रही है। ममता के लिए बड़ा डेंट है, ममता के लिए कमबैक मुश्किल है। टीएमसी की स्थिति बिल्कुल भी ठीक अब बंगाल में नहीं नजर आएगी, भले विपक्ष में बैठे, लेकिन हाँ, एक जो दबदबा होता है उसमें कमी जरूर दिखाई पड़ेगी। ये सारी चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसी बात जिस पर कि शायद अभी आपकी नजर ना जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्ट दिखाई पड़ेगा भविष्य में। दरअसल ममता बनर्जी की हार कांग्रेस के लिए और खासतौर से राहुल गांधी के लिए एक संजीवनी जैसी है। कैसे हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। पूरा विश्लेषण चल रहा है, ममता हार गई, क्या फैक्टर, कैसे, कहाँ, बट मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो कि सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है कि कैसे ममता की हार राहुल के लिए संजीवनी है। देखो प्रतीक्षा, याद करो जिस दिन पश्चिम बंगाल में पोलिंग होने वाली थी, पहला फेज, तो राहुल गांधी का एक वीडियो आया था गाड़ी में बैठ के, और जिस वीडियो पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी खबरों खिलाड़ी में, इसकी भी क्या जरूरत थी, लेकिन अब लग रहा है वो वीडियो शायद काम कर गया और जरूरत थी काम कर जाएगा आगे भी। अब उसकी जरूरत थी। वो वीडियो था कि उन्होंने बीजेपी को निशाने पर नहीं लिया था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी को निशाने पर लेके कहा था कि बीजेपी में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है उसको ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया है और इसी वजह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में स्पेस मिल रहा है। ममता जी को ये नहीं करना चाहिए था। और आज जो नतीजा आया है पश्चिम बंगाल का, जो जिस तरह के ट्रेंड आए और उसमें बीजेपी को एक ज़बरदस्त बढ़त मिली और ममता जी की सत्ता जा रही है, तो ज़्यादा कारण हम सब मान रहे हैं ये कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स बंगाल में हुई है उसका असर है। पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन जो है, वोटिंग तो दोनों तरफ से हुई, तभी तो 93% वोटिंग हुई है, तो दोनों तरफ से हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लाभार्थी थीं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब थीं, और वो ममता जी का बड़ा वोट बैंक था। अगर उसमें बीजेपी को ने सेंधमारी की है और उसमें एक सेक्शन बीजेपी के लिए किया, तो वो काउंटर पोलराइजेशन इसकी बड़ी वजह हो सकती है। बाकी और कारण है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि राहुल जी के लिए संजीवनी कैसे है, कांग्रेस की संजीवनी कैसी है। देखिए, आप देखिए, जब कांग्रेस महाराष्ट्र हारी, महायुति हारी, महाविकास अघाड़ी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह पहले ही हार गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा कांग्रेस को एक संजीवनी मिली थी, 99+1 सीटें उनकी आई थी। उसके बाद हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, और जम्मू कश्मीर में भी कोई प्रदर्शन बढ़िया नहीं हुआ, कुछ था उमर अब्दुल्ला की पार्टी का था। झारखंड जीती, लेकिन उसमें सारा श्रेय हेमंत सोरेन को गया, और दिल्ली में बिल्कुल शून्य रही। तो ये मांग उठने लगी थी अपोजिशन रैंक से, वो चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो तेजस्वी हों, और बिहार के हार के बाद, और कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन जो है, जो सो कॉल्ड है, क्योंकि कभी है कभी नहीं है, अजीब सी स्थिति में है। अब मान के चलिए भाजपा विरोधी खेमा जो है, गैर भाजपा विपक्ष जो है, उसका नेतृत्व करने लायक नहीं बची है, और राहुल गांधी भी शायद वो उम्मीद नहीं जगा पा रहे हैं। अब उसका नेतृत्व ममता बनर्जी जैसी फाइटर को देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर है और बीजेपी को हेड ऑन ले रही हैं, और जिस तरह उन्होंने लगातार 2016 में और 2021 में भारी अंतर से बीजेपी को हराया, तो वही एक है जो इंडिया गठबंधन को आगे लीड कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए आज ममता बनर्जी, जैसा कि उनका दावा था 226 सीटें या 200 सीटें या 190 सीटें लेके दोबारा चौथी बार सरकार बनाती, तो ये मांग सिर्फ तेज ही नहीं होती, ये मूर्त रूप भी ले लेती। और मूर्त रूप ऐसे लेती कि ममता बनर्जी बार बार कही रही थी कि बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली की सरकार को उखाड़ूंगी, मैं दिल्ली आऊंगी, दिल्ली बैठूंगी। तो ममता बनर्जी आती दिल्ली, जैसे कि 2021 में आई थी। आप याद कीजिए, 2021 में जब ममता ही जीती थी तो प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार थे। ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, तमाम सारे नेताओं से मिली थी, विपक्षी नेताओं से, सोनिया गांधी से भी मिली थी वो। और उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस का गठन शुरू कर दिया था,
कई कांग्रेस के नेता उसमें, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, वो उत्तर प्रदेश के वो ललितेश चतुर्वेदी, ये सब कई लोग, सुष्मिता सेन, सुष्मिता देव, ये सब टीएमसी में चले गए थे। और कोशिश ये थी कि टीएमसी को कांग्रेस का विकल्प बना दिया जाए। ये पूरी रणनीति थी जिसके पीछे प्रशांत किशोर भी थे और ममता जी पूरा कर रही थी, और ममता जी को उसका फेस बनाया जाए। इसीलिए वो 21 में दिल्ली के चक्कर भी खूब लगाती थी। खूब लगाया। वो असम चुनाव लड़ी, गोवा लड़ी, और त्रिपुरा, सब जगह टीएमसी ने चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट। हालांकि न उनको वोट मिला और न सीटें मिली, तो उससे ममता जी वापस बंगाल में फिर सीमित हो गई। फिर जब 24 का चुनाव आया तो ममता बनर्जी ने बंगाल में तो बिल्कुल ही अपने को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया था, और कांग्रेस पर ही सारा अटैक किया, राहुल गांधी पर। अब अगर वो जीत जाती इसी नंबर के साथ तो ठीक है, विपक्ष आज ताली बजा रहा होता, बीजेपी में का मनोबल थोड़ा कमजोर हो गया होता, लेकिन ममता जी का मनोबल भी हाई होता, और सारा जो अपोजिशन का पोलराइजेशन था, एक नया पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू होता, वो ममता जी के इर्द गिर्द होता, और ममता जी दोहरी भूमिका में आती। 1989 में मैं उदाहरण दूंगा, 1986 का चुनाव हुआ हरियाणा का, जिसमें देवीलाल जी के नेतृत्व में जो गठबंधन था उसने 85 सीटें जीती थी, और उसके बाद देवीलाल जी का कद एकदम पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा हो गया था, और छोटा सा स्टेट था हरियाणा, 10 है, मतलब 10 MP का, लेकिन देवीलाल जी किंग मेकर हो गए। वीपी सिंह की पूरी मुहिम को देवीलाल जी ने चलाया, सारे अपोजिशन के नेताओं को देवीलाल जी ने इकट्ठा किया। 89 की बात है, और वो कद हो गया। लेकिन वहाँ हीरो वीपी सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर उनको बनना था। ममता जी दोहरी भूमिका में होती है, वो देवीलाल की भूमिका में निभाती है, वीपी सिंह की भूमिका में वो अपने लिए सबको इकट्ठा करती, और उनके साथ फिर सारे जितने छत्रप हैं, वो चाहे आरजेडी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, स्टालिन, जितने छत्रप हैं, और यहाँ तक आम आदमी पार्टी, सब शिफ्ट हो जाते हैं, सब उनके साथ आ जाते हैं। और कांग्रेस की मजबूरी होती कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करना 2029 के लिए, ममता बनर्जी के लिए खड़ा होना मजबूरी होती कांग्रेस की, नाना करते हुए भी कांग्रेस मजबूरी। अब वो बात बदल गई, अब बदल ये गई कि ममता जी अपने गढ़ में हार गई, स्टालिन खुद अपना चुनाव फंसा हुआ उनका, और तमिलनाडु हार रही डीएमके, बाकी छत्रप पहले ही निपट चुके हैं, आरजेडी तेजस्वी यादव और वो पहले ही निपट। अब बचे खाली उत्तर प्रदेश जहाँ चुनाव होने 27 में अखिलेश यादव जी का, वो कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता होता है, अब वो एक उनके लिए चुनौती है, क्योंकि बीजेपी का तो मनोबल तो बहुत इसके बाद तो ज़बरदस्त है ना। भाई बंगाल जीतने के बाद तो उत्तर प्रदेश में वो और ज़्यादा ताकत से जुटेंगे। ऐसे में एक तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई यूपी में, क्योंकि अखिलेश जी को भी लगेगा कि भाई अब अकेले लड़ेंगे, क्या ये होगा, बड़ा फैक्टर, वो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। और दूसरा, अब ले दे करके नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके सामने खड़ा कौन है? नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी। कोई मुद्दा होगा तो राहुल गांधी लड़ेंगे उसके लिए। अब कैसे लड़ेंगे वो अलग बात है, उनकी शैली क्या है, उस शैली पे हम वो तो एक अलग बात, लेकिन लड़ते वही दिखाई पड़े। और केरल के नतीजों ने इसमें और थोड़ी जान फूंक दी। अगर केरल में कांग्रेस पिट जाती तो फिर काफी दिक्कत होती कांग्रेस को, लेकिन केरल में जिस तरह से नतीजे आए हैं कि 99-98 सीटों के आसपास, 100 सीटों के आसपास यूडीएफ है, उसमें कांग्रेस का बड़ा चंक है, बड़ा और केरल चूंकि राहुल गांधी गए भी थे कैंपेन के लिए काफी, प्रियंका वहीं से सांसद हैं, राहुल पहले वायनाड सांसद रहे, तो केरल की जीत, बंगाल में टीएमसी की हार, तमिलनाडु में स्टालिन की हार, ये सब मिला के विपक्ष की राजनीति में एक नया समीकरण बनाएंगे, जहां भाजपा को बढ़त मिल गई है। 2029 तक के लिए भी उसका मैदान जो है फिलहाल साफ दिखाई पड़ रहा है, आगे क्या होता है अलग बात है। वहीं विपक्ष की राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, जो कांग्रेस से हट के दूसरी ओर जाने वाला था, वो वापस कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। और अब ये राहुल गांधी को, उनके रणनीतिकारों को तय करना है कि वो इस मौके का कैसे फायदा उठाएं, कैसे भुनाएं। बिल्कुल सही है। इस बात को मतलब अगर आप समझिए गंभीरता से, अगर जो राजनीतिक पंडित हैं उनके लिए ये बड़ी एक ऐसा विषय है जिस पर कि अब चर्चा खूब तेजी से होगी कि कांग्रेस के इर्द गिर्द ही अब विपक्ष के सारे जो काम होंगे वो वहीं दिखाई पड़ेंगे। विनोद सर, इसमें एक मैं और आखिर में एक चीज़ राहुल के संदर्भ में जानना चाहूँगी। राहुल की अपनी स्ट्रैटेजी, राहुल की अपनी प्लानिंग अलग तरीके की होती है। कई बार हम भी सवाल उठाते हैं कि कौन थिंक टैंक है जो उनको समझा रहा है। राहुल का वो जो गाड़ी वाला वीडियो था
वो निकल कर आया, या राहुल की कट्टू अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जिस तरीके से वो अपने स्टाइल में चीज़ें करते हैं, अपने तरीके से वो करते हैं, आप उनको कुछ भी कहते रहिए, उन्हें उसका कोई फ़र्क बहुत पड़ता नहीं है, कि उनको लगता है कि भाई नहीं ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा पर भी बहुत सारे सवाल उठे, उनके वीडियोज़ पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, बिहार में वो पानी में कूदे थे उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। उनकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी और अलग शैली है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का ये नया एरा है राहुल के हिसाब से, जिसमें वो थोड़े से अकेले ज़रूर हैं लेकिन अकेले ही अपनी राय निकालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से राहुल की शैली तो अलग ही, और थोड़ा परंपरागत राजनीति की शैली से उनकी शैली कुछ अलग है, इसलिए कई बार अटपटी भी लगती है। हम सबको अटपटी लगती है, अरे यार ये क्या करना था, लेकिन उनकी है शैली, और वो सुनते भी नहीं हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता या जो थोड़ा बहुत उनसे अपनी बात कह सकते हैं, उनसे अगर पूछो इन सब मामलों में, तो वो कहते हैं भाई उनको कुछ भी कह दो वो सुन लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की है। तो वो उनकी शैली है, और शायद वही उनकी विशेषता बन गई है, वही उनकी यूएसपी बन गई है। तो वो है, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि उनकी शैली हमको आपको अच्छी लगे न लगे, लेकिन उनकी ताकत भी उनकी वही शैली है, उनकी ताकत भी उनकी वही शैली है। जैसे मैं अगर बात करूँ प्रियंका जी और राहुल जी की, तो प्रियंका जी की शैली दूसरे तरह की है, संवाद बहुत अच्छा करती हैं, भाषण भी बड़ी शालीनता और बड़ा उनके अंदर रहता है, और कई बार लोग पसंद करते हैं, आंकड़े, उनका स्टाइल, हाँ, सब पसंद कुछ करते हैं, एकदम भाई अच्छा बोलती हैं। राहुल जी, बट राहुल जी की शैली में जो सबसे मजबूत चीज़ है वो उनकी आक्रामकता है, कि वो एकदम अपनी बात पर अड़ जाते हैं, और मुद्दों के मामले में भी वो एक मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो आप देखिए छोड़ते नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो उसी पे लगे रहेंगे। अब जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने पकड़ा था तो पकड़े रहे, इतना पकड़े रहे केंद्र सरकार को मानना पड़ा। अब जातीय जनगणना एक सच्चाई बनने जा रही है। इसी तरह वो जो केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम सारे आरोप लगाते हैं, उनमें 2-3 बड़े प्रमुख आरोप हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को लेके, उनको लेके, तो वो अपना बाकी नेता छोड़ देते हैं। वो शिद्दत से कोई दूसरा नेता वो पढ़ता नहीं। कई बार लोगों को लगता भी है कि आप एक नहीं, हम खुद ही चर्चा करते हैं कि वो ट्रंप के झुकने के बाद असम में भी कर रहे थे, असम में भी कर रहे थे, केरल में भी कर रहे थे, मुद्दा जो है वो छोड़ेंगे नहीं, मुद्दा नहीं छोड़ते। और वो कहते भी इस बात को कि मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक कि उसका कुछ नतीजा निकल आए। ये उनका स्टाइल है। अब सवाल ये है कि ये स्टाइल लोगों को पसंद आता कि नहीं पसंद आता। कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जो सोचते हैं कांग्रेस पार्टी वो नहीं सोचती। थॉट प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। जैसे कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो वर्कर हैं, वो उसी पुरानी ट्रेडिशनल कांग्रेसी शैली को मानते हैं कि भाई, जैसे कई बार लोग कहेंगे अरे अब ये संघ को इतना क्यों आलोचना करते हैं, संघ की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बीजेपी करिए। कभी भी कहेंगे साहब ब्राह्मणों का कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है, अभी तो आरक्षण की बात करने लगे, ये तो आ गए, इससे ये तो हमारा वोट बैंक नहीं है, ये तो हमारी ज़मीन नहीं है। पर राहुल गांधी को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल कांग्रेस का एक तरह से आप कहिए कि आइडियोलॉजिकल जो थॉट प्रोसेस है वो बदलना चाहते हैं। उसमें वो जाति जनगणना भी उनका मुद्दा है, उसमें वो आरएसएस पे भी पूरा अटैक कर रहे हैं। वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो बीजेपी के साथ है वो उसको लड़ना चाहते हैं। और ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कोई दूसरा नेता लड़ता हुआ आपको नहीं दिखे। ये इसमें तो कोई आप ममता बनर्जी को भी देखिए। ममता बनर्जी ठीक है बीजेपी के खिलाफ लड़ती नहीं, सब नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी आइडियोलॉजिकली बीजेपी को चैलेंज नहीं किया। बीजेपी मतलब आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है या जो है वो अपने सेवियर के लिए अरविंद केजरीवाल तो उसी लाइन पे चले गए थे कि गणेश लक्ष्मी की फोटो छापो नोट में और वो करो। तो राहुल गांधी इस मामले में एक क्लैरिटी, वो लड़ाई में जीते हारे अलग बात है, लेकिन वो अपनी उस लड़ाई को आइडियोलॉजिकल लड़ाई ही बनाए रखना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है वो चूँकि लंबे समय तक वो लाभार्थी रहा है अपने नेता के द्वारा बनाए गए वोट बैंक का। नेहरू जी थे तो नेहरू जी के टाइम में तमाम स्टालवार्ट नेता भी थे पार्टी में जो आज़ादी के आंदोलन से निकले थे। इंदिरा जी के टाइम में भी इंदिरा जी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी केंद्रित थी। अगर वो अच्छा कर रही थी तो उसका फायदा मिल रहा था, इमरजेंसी में गलत किया तो उसका नुकसान हुआ। लेकिन वो नेता आधारित पार्टी थी और ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी नीचे वालों को। जो प्रदेश और जिलों के जो नेता थे उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता था। 77 में गए, 80 में वापस आ गए। फिर राजीव गांधी आ गए तो एक ग्लैमर के साथ आए और इंदिरा जी की हत्या के बाद वो मिला। कांग्रेस की समस्या वही है कि जो कांग्रेस का जो परंपरागत काडर है
वो अभी यथास्थितिवाद से निकल नहीं पाए। उसको लग रहा है हमारा नेता ही जो करेंगे नेता वो जो करेंगे। करेंगे। वो समस्या है। जैसे बीजेपी में क्या है, बीजेपी में यथास्थितिवाद नहीं। बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, अगर उन्होंने कोई लाइन ली तो फिर नीचे डाउन का कार्यकर्ता भी वही करेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है कि राहुल गांधी लाइन लेते हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन नीचे तक जाते जाते मुद्दा सुस्त पड़ जाता है। वो संगठन की भी कमी है, लोगों के कन्विक्शन की भी कमी है। वो एक बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के लिए पार्टी के भीतर है। तो पार्टी के भीतर होने की वजह से अच्छा, फिर नेताओं के आपसी झगड़े झंझट। अब देखिए केरल में पार्टी जीती है, अभी चीफ मिनिस्टर बनने में जो है क्लेश शुरू हो जाएगा। पसीना आएगा कि रमेश चंद्र थाला बने, कि सतीशन बने, कि वेणुगोपाल को भेज दिया जाए या कोई और चेहरा आ जाए। तो ये सब दिक्कतें हैं कांग्रेस की। अब इन सब से राहुल गांधी को जूझना है अगर उनको आगे बढ़ाना है अपनी पार्टी को। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने बंगाल जीता है, अब भाई अरब सागर से गंगा सागर तक बीजेपी हो गई। बिल्कुल ठीक। पूरा उत्तर भारत आप उनके पास है, भगवा हो गया। और एक झारखंड का टापू छोड़ दीजिए, बाकी पूरा बंगाल तक पूरा जो है वो बंगाल तक पूरा उनके पास है। अब इस पूरी जमीन में अगर कांग्रेस को दोबारा लाना है तो राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आसाम आप देख लीजिए, जहाँ पार्टी मुकाबले में थी सीधे, वहाँ हालत क्या 20-22 सीटों की स्थिति बन रही है, 25 सीटों की पता नहीं कितनी आएंगी। तो राहुल के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता बनर्जी की इस हार का सीधा फायदा फिलहाल इस समय तो राहुल गांधी को ही मिलता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।